मेक इन इंडिया, जब मेक इंडिया की वे बात करते हैं तो उनके जो भक्त लोग हैं वे ऐसा समझते हैं कि मेक इन इंडिया का मतलब है कि अब इंडिया कुछ बनाएगा, बनाएगा, इंडिया नहीं बिल्कुल बनाएगा। यही मतलब होता मेक, है। जब वे कहते हैं मेक इन इंडिया तो दरअसल उनका मुंह जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ होता है, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी की तरफ होता है, और वो उसे न्योता दे रहे होते हैं, कम एंड मेक इन इंडिया। तो ये जो मोदी जी के भक्त ये कहते हैं, जो बहुत जो है इंडिजिनस की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करता है आरएसएस, तो ये सारा ढकोसला है। ये इनकी इस बात से जब ये कहते हैं कि इससे भारत को बड़ा फायदा होगा, तो इसी से पता चल जाता है हमें कि ये जो आरएसएस और ये सब कहते रहे हैं, दशकों कहते रहे हैं, ये सारा का सारा एक ढकोसला है। तो जी। मैं सबसे पहली बात जो इसमें आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एचएल और जी के बीच में डील है, ये भारत के इनिशिएटिव पे नहीं हुई है, बल्कि बहुत बड़ा दबाव लंबे समय से जी का चल रहा था भारत के ऊपर कि इस तरह की डील की जाए, और ये अमेरिकी सरकार इसके अंदर शामिल थी, जी। और इस दबाव के अंदर जो है ये डील हुई है। दरअसल ये दबाव 2015 में एक समझौता जी के साथ किया था भारत सरकार ने, जिसमें डीजल इंजन खरीदे जाने थे। 2015 की बात है, मोदी जी जब सत्ता में आए थे, आते ही उन्होंने सबसे पहले जो सौदे किए थे उनमें से एक था, हम्म। बहुत बड़ा सौदा था जिसमें जीई को बहुत बड़ा फायदा रेलवे होने के लिए वाला था। डीजल इंजन या जी, किस? रेलवे के लिए डीजल इंजन जो है उसकी खरीद के लिए बहुत बड़ा समझौता था। हाँ। और ये उस समय किया गया था समझौता जिस समय इलेक्ट्रिक इंजन्स का बाजार था दुनिया भर में, डीजल इंजन्स का बाजार खत्म हो रहा था। तो ये सीधे सीधे जीई को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था, और दुनिया जानती है कि जीई के ऐसी कंपनी है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा रिश्वतें बांटने वाली कंपनीज में से एक है। ये समझौता किया गया, जी। और जब इस समझौते की पोल पट्टी खुलने लगी तो जो बाद में रेलवे मिनिस्टर बने पीयूष गोयल, जिन्होंने इसको साइन करना था, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने अपने हाथ काले करने से मना कर दिया, क्योंकि आने वाली सरकारें वो जी। उनको लपेट सकते थे इसमें। हम्म। तो उसके बाद जो है जीई के दबाव में पीयूष गोयल को हटा दिया गया, अश्विनी वैष्णव को रेलवे हम्म। मिनिस्टर बनाया गया, और अश्विनी वैष्णव ने आते ही इस डीजल इंजन तो वो भी नहीं मंगा सकते थे अब, लेकिन उन्होंने आते ही अश्विनी वैष्णव ने जीई को, जी के इतिहास में और रेलवे के इतिहास में भी सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जीई को दे दिए। अच्छा। जीई के पास पहले भी रेलवे के बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे, और इसके चलते अश्विनी वैष्णव को रेलवे मंत्री बनाना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी की दूसरी कंपनी जी ट्रांसपोर्ट के एमडी रह चुके थे। तो जी के दबाव में जी ने अपनी कंपनी के एमडी को रेलवे मिनिस्टर बना दिया भारत का। जी। मैं सीधा कह रहा हूं, मोदी जी ने नहीं बनाया, बल्कि जी ने अपने एमडी को भारत का रेलवे मिनिस्टर बना दिया, और रेलवे मिनिस्टर ने आते ही जी के इतिहास में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जी को दे दिया रेलवेज का। हम्म। ये एक बड़ा, बहुत बड़ी, मैं क्या कहूंगा कि एक क्विड प्रो क्यो था, जी। रिश्वत का लेन देन था। और उसके बाद अब जी के दबाव में ये जो इंजन बनाने का काम है, समझौता जिसको हो। अभी मोदी जी अपनी पीठ ठोक रहे हैं, पूरा मीडिया उनकी पीठ ठोक रहा है, तो वो जो है जी को हैंडओवर किया गया है। जीई भारत में इन इंजन्स का उत्पादन करेगा, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन इंजन्स का जो उत्पादन है हम्म। वो आज नहीं शुरू होने जा रहा है। ये उत्पादन जो है ये 2040 तक होगा। ये बहुत बड़ा धोखा जो है मीडिया दे रहा है। जी, मैं अब जेट इंजन की बात कर रहा जी। हूँ, रेलवे इंजन की तो बात खत्म हो गई। खत्म। रेलवे इंजन तो जो डीजल इंजन का जो सौदा हुआ था जी के साथ, वो सौदा परवान नहीं चढ़ सका, क्योंकि उसी बीच में दुनिया भर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का बिल्कुल। बाजार आ गया था। वो नहीं हो सका, तो वो तो खत्म हो गया। हम्म। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी जेट इंजन की बात कर रहा हूँ, उसी जीई को, हम्म। जिसको डीजल इंजन का ठेका दिया जा रहा था रेलवे का, उसी हम्म। जीई को अब ये फाइटर जेट के इंजन बनाने का ठेका दिया जा रहा है। और बड़ी मजेदार बात ये है, जैसा मैंने बताया कि पीयूष गोयल ने उस समझौते को जो है उसको आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था, और इसके चलते उनको रेलवे मिनिस्ट्री से हटा दिया गया था। अभी राजनाथ सिंह को साथ नहीं लेके गए, जब हम्म। ये सारे डील करने गए तो राजनाथ सिंह को साथ नहीं लेके गए। तो अंदर भी क्या है, अंदर भी मिनिस्ट्री के अंदर भी जो मिनिस्टर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वे कुछ मुद्दों पर वे अपने ऑब्जेक्शंस उठाते हैं, वे जी। बात करते हैं।
और उनको सबको दरकिनार करके, उनको बाईपास करके आखिर में मोदी जी सारी ताकत अपने हाथ में ले रहे थे, जाकर के वो डील पर साइन कराते। यहाँ बड़ी मजेदार बात है कि भारत के लगभग तमाम जो बड़े पूंजीपति हैं, सीईओज हैं, वो मोदी जी के साथ गए अमेरिका के टूर में, बिल्कुल लेकिन है। जो डिफेंस डील करनी थी तो डिफेंस मिनिस्टर को साथ नहीं लेके गए, डिफेंस हाँ, सेक्रेटरी को साथ नहीं लेके अंबानी जी दिख रहे गए। इस थे, तरीके से। महेंद्र जी आनंद महिंद्रा दिख रहे थे, जी और भी जी। बहुत सारे लोग दिख रहे थे, लेकिन राजनाथ सिंह बेचारे नहीं दिख रहे थे। राजनाथ सिंह बेचारे कहीं नहीं थे। तो राजनाथ सिंह नहीं थे, और उसके उनके डिफेंस मिनिस्टर के ना होने के बावजूद ये हम्म, डिफेंस डील हो गई। और इस बात का भारत की जनता को कभी पता नहीं चलेगा कि राजनाथ सिंह का स्टैंड क्या था इस डिफेंस डील पर। ये जो डिफेंस डील हुई है, राजनाथ जी, सिंह का स्टैंड क्या था। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो एचएएल कंपनी है, ये 1950 में बनी थी, हम्म, और नेहरू ने इसे बनाया था। 1960 तक आते आते एक प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, ड्यूअल इंजन फाइटर जेट का। और 1961 को, बड़ी मजेदार बात है, डेट भी कॉन्साइड कर रही है, 24 जून 1961 को, जिस दिन 24 जून के दिन ही मोदी जी वहां साइन कर रहे थे इस डील बिल्कुल। को, तो 24 जून 1961 को ये जो ड्यूअल इंजन फाइटर जेट है, ये उड़ा दिया गया था भारत में। इसका पूरा प्लेटफॉर्म उस समय 1961 में इंडिजिनस था, हम्म, यहीं बना था पूरा प्लेटफॉर्म। और उसमें सिर्फ जो इंजन है वो जी नेट का इंजन लगाया गया था, जो अमेरिकी इंजन था, क्योंकि भारत जो है वो इंजन नहीं बना सकता था। और उस समय हैंडीकैप क्या था, हैंडीकैप ये नहीं था कि भारत इंजन नहीं बना सकता, इंजन तो बना सकता था, उसकी जो टरबाइन ब्लेड्स लगते हैं इंजन में, उनके लिए एक सफिशिएंट टेंसाइल स्ट्रेंथ का स्टील चाहिए होता है। वो स्टील बनाने का फॉर्मूला जो है वो भारत के पास नहीं था। भारत के पास स्टील बनाने का जो फॉर्मूला था वो ऐसा था जिससे टरबाइन ब्लेड मुड़ जाते। हम्म, तो उतना टेंसाइल स्ट्रेंथ का स्टील भारत नहीं बना सकता था। और बड़ी हैरानी होगी आपको कि आज 65 साल के बाद भी भारत के पास वो फॉर्मूला नहीं। जी, और मैं आपको बताऊंगा, हम वहां भी नहीं खड़े रहे जहां 1961 एक- में मतलब भारत खड़ा हुआ था। हम तो नहीं कहेंगे, मतलब हम्म, मोदी जी, उनकी हम्म, सरकार, हम्म, तो वो जो है आज उससे भी पीछे हट गई है। कहाँ चली गई है वो। 1961 में कम से कम इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था। जेट इनका था, इंजन अमेरिकी था उसमें। पूरा जी, जेट जो है वो भारत ने डिजाइन किया था, एचएएल ने डिजाइन किया था, और प्लेटफॉर्म पूरा था। आज इन्होंने ये जो समझौता किया है, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको बता रहा हूं, इसके अंदर इस करार में एक शर्त लगा दी है जी ने, और उसने ये शर्त लगा दी है कि सन 2100 तक, यानी आने वाले लगभग 75-80 साल तक, साल। अब भारत इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कोई उत्पादन नहीं करेगा, कोई रिसर्च नहीं करेगा इसके ऊपर, किसी तरह का प्लेटफॉर्म यूज नहीं करेगा सिवा उस प्लेटफॉर्म के जिसको जी रिकमेंड कर रहा है। और भारत इस इंजन को जो जी तैयार करेगा यहाँ, इस इंजन पे के ऊपर कोई रिसर्च नहीं करेगा, इस इंजन को बनाने की कोशिश नहीं करेगा, और इन बने हुए जेट्स को जो बनेंगे यहाँ, इनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा भारत, जी करेगा। ना, जी को फ्री हैंड है, जी एक्सपोर्ट कर सकता है, हम्म, तो जी करेगा। और ये जो भारत सरकार बड़े दावे कर रही है कि हम जो है आ, 2025 में हमने तेजस का मॉडल बना दिया, हम तेजस को 2025 में उड़ा देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े मजे की बात बताना चाहते हैं, तेजस क्या है जिसको मोदी सरकार बड़ी पीठ ठोक रही है अपनी। ये जो नेहरू के समय में 1961 में मॉडल बना था, इसका हम्म, नाम था मारुत। महान, HF-24 कहा गया था इसको। हाँ, तो ये मारुत इसका नाम रखा था, महान, निकनेम मारुत रखा गया था। मारुत को ही इन्होंने एक नाम दे दिया था बाद में, डीआरडीओ ने। GTRE एक संस्था है डीआरडीओ के नीचे, जिसको इंजन डेवलप करने का काम दिया गया था। जी, जो अमेरिकी इंजन लगा था उसको हम्म, डेवलप करने का, GTRE इंजन नहीं बना पाया, लेकिन उसने क्या किया, इसको मारुत को, प्लेटफॉर्म को एक नया नाम दे दिया, कावेरी। और अब उसी को बदल के डीआरडीओ ने ये तेजस नाम दे दिया। बस क्या किया है, उसके अंदर जो आ, उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया है, बड़ा बना दिया है उसको, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स जो हैं, और ये सब इंपोर्टेड कंपोनेंट्स हैं, वो लगा दिए हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म वही है, प्लेटफॉर्म मारुत का ही है, जिसको बाद में कावेरी बना दिया, तेजस बना दी। जी, कुछ नहीं बदला है उसके अंदर। तो ये जो कह रहे हैं कि हम तेजस को उड़ा देंगे, तेजस नहीं उड़ा देंगे, तेजस तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर इंजन फिर अमेरिकी रहेगा। जी, तो ये हम वहीं पहुंच गए घूम फिर के 1961 में। तो 2025 में हम 1961 में खड़े होंगे। आप अपना प्लेटफॉर्म नहीं बना सकेंगे, आप अपना इंजन नहीं बना रिसर्च, सकेंगे। अब ये सारा
जीई डायरेक्ट करेगी। तो जीई को एक तरीके से इन्होंने इसका पूरे प्रोजेक्ट का ओनर बना दिया है। अब आप कहेंगे इनका क्या रोल है, भारत का क्या रोल है, भारत के जो कहें कि जो उद्यमी हैं उनका क्या रोल है, जिनको मोदी जी गोली दे रहे हैं कि आप स्टार्टअप्स लगाओ। तो लगभग 500 स्टार्टअप्स या तो लग चुके हैं या कुछ लगेंगे। 500 स्टार्टअप्स इसके लिए पहले से भारत में तैयार हैं। और उनका काम क्या है, मैं बता देता हूं। इनका जो रोल है यहाँ सिर्फ एक है, लेबर प्रोवाइड करना, सस्ती लेबर प्रोवाइड करना। उसके बदले में इस पूरे प्रोजेक्ट में यहाँ के पूंजीपतियों का अपना एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होगा, वो भी उसके अंदर जूनियर पार्टनर होंगे इस प्रोजेक्ट में। इसका फाइनेंस और टेक्नोलॉजी मेनली जो अमेरिका है वो सप्लाई करेगा, जी सप्लाई करेगी। जी इसके शेयर्स दूसरी कंपनीज को भी बेचेगी, यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज को बेचेगी। वो सप्लाई करेंगे, फाइनेंस सब कुछ उनका होगा। यहाँ सिर्फ यहाँ के जो पूंजीपति हैं वो भारत के मेहनतकशों की, मजदूरों की लेबर को बेच के उसके अंदर जूनियर पार्टनर के तौर पे अपना हिस्सा ले रहे होंगे। लेबर कौन देगा, ये लोग नहीं देंगे। मेक इन इंडिया, जब मेक इंडिया की वे बात करते हैं तो उनके जो भक्त लोग हैं वे ऐसा समझते हैं कि मेक इन इंडिया का मतलब है कि अब इंडिया कुछ बनाएगा। बनाएगा, इंडिया नहीं बिल्कुल बनाएगा। यही मतलब होता है। जब वे कहते हैं मेक इन इंडिया तो दरअसल उनका मुंह जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ होता है, अंतरराष्ट्रीय पूंजी की तरफ होता है। और वो उसे न्योता दे रहे होते हैं, कम एंड मेक इन इंडिया, आओ और इंडिया में बनाओ। अब वो पूछते हैं कि भाई इंडिया में क्यों बनाए, अमेरिका में क्यों ना बनाए, यूरोप में क्यों ना बनाए, चीन में क्यों ना बनाए। तो मोदी जी के पास इसका जवाब है जो वो दरवाजे के पीछे, पर्दों के पीछे देते हैं उनको। वो कहते हैं कि हम आपको ऐसी कंडीशंस देंगे जो अमेरिका और यूरोप तो दे ही नहीं सकता, चाइना भी नहीं दे सकता। हम इतना रिप्रेसिव रिजीम आपको देंगे, या हड़तालें नहीं होने देंगे। देखिए हम लेबर कोड ले आए हैं, हड़तालों पे हमने पाबंदी लगा दी है भारत के अंदर। हम आपको ऐसा रिजीम देने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको बहुत ही सस्ती लेबर मिलेगी। हमारे यहाँ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, आदिवासी इलाके हैं, दूसरे इलाके हैं, जिसमें न्यूनतम मजदूरी के भी आधे से कम पे आपको लेबर मिल जाएगी। तो अमेरिका और यूरोप की कंपनियों के लिए, एमएनसीज के लिए तो ये एक दिवा स्वप्न है। उनको विश्वास भी नहीं आता सुन के कि इतनी सस्ती लेबर जो है उनको मोदी जी प्रोवाइड करा सकते हैं। लेबर कंपोनेंट जो है, मैं आपको बता दूं कि अभी आज की दुनिया में ये लेबर कंपोनेंट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो होड़ लग रही है दुनिया के पूंजीपतियों में। वो किसी तरह से गिरते हुए जो मुनाफों की दर है उसको रोकने की, उसको अरेस्ट करने की लग रही है। और उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट ये लेबर है। लेबर को बाकी चीजों में तो जितनी कटौती हो सकती थी हो चुकी। बात यह है कि जब ये कहते हैं कि इससे बड़ा फायदा होगा भारत को मल्टीनेशनल्स के साथ इस तरह के गठजोड़ करके, तो ये एक तरह से जो मेक इन इंडिया जो इंप्रेशन ये क्रिएट कर रहे थे उसे नेगेट कर देते हैं। इसका मतलब ये है, बहुत ही साफ है, कि जो इंडिजीनस कैपिटलिस्ट है वो इंडियन कैपिटलिस्ट बेसिस के ऊपर, इंडिजीनस कैपिटलिस्ट बेसिस के ऊपर भारत का विकास नहीं कर सकता। एमएनसीज को लेकर, एमएनसीज के साथ समझौते करके, उनके साथ गठजोड़ बना के ही ये विकास हो सकता है। अब ये विकास क्या है, एमएनसीज के साथ जब गठजोड़ बनते हैं तो बड़ा स्पष्ट है कि इसमें पूंजी उनकी है, सारा मैन्युफैक्चर उनका है, सब कुछ टेक्नोलॉजी उनका है। उनकी है, यहाँ बिल्कुल। हम सिर्फ दो काम कर रहे हैं, भारत के जो पूंजीपति हैं वो दो काम कर रहे हैं। एक तो लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे अपना रॉ मटेरियल, अपने खनिज लवण ये सब जो है उनको दे रहे हैं। तो यहाँ इनका जो रोल है वो एक तरह से एक ऐसे जूनियर पार्टनर का रोल है जो अपने देश के श्रम को, अपने प्राकृतिक संसाधनों को प्लेट में, थाली में उनके सामने परोस के उसके बदले में जो है कुछ सिक्के उनसे जो है वो बटोर रहा है। इसका जो बड़ा मुनाफा है, ये पूरा पूरा साम्राज्य जो है ये एमएनसीज का है, हमें ये समझ लेना चाहिए। और इसीलिए ये हो रहा है। आपको अभी याद होगा छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगलों का बहुत बड़ा कटान हो रहा है। तो इसीलिए ये हो रहा है कि जो पूरा यहाँ एक तरीके की इकोलॉजी है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। पूरा जो देश है उसको एक तरीके से भारत को बेचा जा रहा है मल्टीनेशनल्स के हाथ में। अब सवाल ये है, मैं इस बात को जो है मान लेता हूं कि ये बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय आधार पे, राष्ट्रीय पूंजीवादी आधार पे भारत का विकास नहीं हो सकता। लेकिन मोदी जी तो नहीं मान रहे, मोदी जी के भक्त तो इस बात को नहीं कह रहे। उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि हम जो है राष्ट्रीय पूंजीवादी आधार पे, नेशनल कैपिटलिस्टिक बेसिस पे कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और ये डेवलपमेंट सिर्फ इंटरनेशनल कैपिटल ही कर सकती है। और इंटरनेशनल कैपिटल अगर कर सकती है तो तब इन लोगों का क्या रोल रह जाता है। मैं यहाँ एक बात को बड़े एम्फेसिस देके पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि जब भारत के पूंजीपति ये हाथ खड़ा कर देते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो उन्हें
सत्ता जो है फिर वो मजदूरों को, मेहनत कशों को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास एक प्रोग्राम है डेवलपमेंट का, और वो है सोशलिस्ट बेसिस पे डेवलपमेंट। अगर अगर इंडियन कैपिटलिस्ट बेसिस पे डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो इस डेवलपमेंट को तब सोशलिस्ट बेसिस पे होने देना चाहिए। वो ये ऑल्टरनेटिव पाथ है। तो ये जो मोदी जी के भक्त ये कहते हैं, जो बहुत जो है इंडिजिनस की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करता है आरएसएस, तो ये सारा ढकोसला है। ये इनकी इस बात से जब ये कहते हैं कि इससे भारत को बड़ा फायदा होगा, तो इसी से पता चल जाता है हमें कि ये जो आरएसएस और ये सब कहते रहे हैं, दशकों कहते रहे हैं, ये सारा का सारा एक ढकोसला है। दो ही रास्ते जो है विकास के हैं, या तो बड़े बड़े एमएनसीज की, बड़े बड़े साम्राज्यवादी ताकतों की पूंछ पकड़ लें, और भारत के जो पूंजीपति हैं उसमें अपना हिस्सा लेके भारत के श्रमिकों को, भारत के संसाधनों को उनके हवाले कर दें। एक रास्ता तो ये पूंजीवादी रास्ता है। दूसरा समाजवादी रास्ता है कि इनकलाब के जरिए, क्रांति के जरिए मजदूर मेहनतकश सत्ता में आ जाएं, मजदूरों किसानों की सरकार बने, और वो जो है इसका एक सोशलिस्ट डेवलपमेंट करे भारत का। ये जो दूसरा रास्ता है, जो आरएसएस कहता है स्वदेशी का रास्ता, ये रास्ता है ही नहीं। अगर ये चाहे भी मोदी जी और भारत के पूंजीपति इस रास्ते पे चलना, तो नहीं चल सकते। अगर ये स्टील ही नहीं बना सकते उस टेंसाइल स्ट्रेंथ का, तो और क्या करेंगे। तो आज की दुनिया में ये जो इंटीग्रेटेड वर्ल्ड है इकोनॉमिकली, इसमें ये स्वदेशी का रास्ता ये प्रहसन है, मजाक है। जन ज्वार जनता की मीडिया।